एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और 24 अप्रैल 2022 को हमारा प्रीलिम्स कंडक्ट कराना है। इसी के चलते प्रदेश में सबसे पहले उत्थान एकेडमी ने नया सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट सारे अभ्यर्थियों के लिए जारी कर रहा है। तो आज हम देखेंगे इतिहास। मैं आपको बता दूं, इतिहास पढ़ने से पहले हमें जिसका इतिहास पढ़ना है वो है भारत। तो सर्वप्रथम हम भारत का नामकरण, कि अगर भारत को भारत तो भारत क्यों कह रहे हैं, भारत को इंडिया क्यों कह रहे हैं, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप आदि नामों से भारत को क्यों पुकारा जा रहा है। तत्पश्चात हम जो है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ देखते हैं हम जनरली जो है हमारे देश को कहीं कहीं आप देखने को मिल जाएगा भारत, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। जो सेकेंड वर्ड है वो मिल जाएगा आपको इंडिया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो हिंदुस्तान, कहीं कहीं आपको आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, चाइनीज जो लेखक हैं वो हमारे देश को जनरली एक शब्द दे रहे हैं इंतु। बहुत बार ये क्वेश्चन बन चुका है और आगे भी बनने की संभावना है कि चीनी ग्रंथों में भारत को किस नाम से उल्लेखित किया जा रहा है। तो याद रखना दोस्तों, यंतु। चाइनीज जो टेक्स्ट हैं वो हमारे देश भारत को एक शब्द, एक नाम देते हैं इंतु। आज हम देखेंगे कि भारत को भारत कहने का कारण क्या है, भारत को इंडिया कहने का कारण क्या है, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप और इंतु कहने का कारण क्या है। हो सकता है मित्रों बहुत सारे लोगों को ये पता हो, लेकिन ये क्लास उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी जो इस बार प्रीलिम्स पहली बार देना चाह रहे हो। यहां पर ऐसे लोग जो समुद्र की गहराइयों में तो गोता लगाया है लेकिन उनको यह नहीं पता कि किनारे पर क्या है। मेरा मतलब है इतिहास तो आपने पढ़ लिया, भारत का इतिहास खूब पढ़ लिया, लेकिन कोई पूछ दे हमारे देश को भारत क्यों कहते हैं, कहां कहां हमारे देश का नाम जो है भारत उल्लेखित है, तो मुंह खड़े रह जाते हैं। हमारी इस क्लास के बाद आपके ऐसे तमाम प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत। इसके 3 कंसेप्ट निकल कर आते हैं। पहला है ऋग्वेद के अनुसार, ऋग्वेद के अनुसार माना जाता है कि हिंदू अर्थात सनातनियों की सबसे प्राचीन पुस्तक है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद को 10 मंडल में विभाजित किया गया है। किसमें? 10 मंडल में। जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो सारे वेद, उनके मंडल और उनमें क्या दिया है सब कुछ विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। लेकिन अभी देख लेते हैं इन शॉर्ट की ऋग्वेद में कितने 10 मंडल हैं। इन 10 मंडल में से एक मंडल है 7वां मंडल, जिसकी रचना ऋषि वशिष्ठ ने की है। ऋषि वशिष्ठ भगवान राम के गुरु। और भी देख लीजिए। तो 7वें मंडल में कहा गया है कि ऋग्वेद कालीन एक कबीला है, एक क्लैन है जिसका नाम है भरत कबीला। तो इतिहासकारों का मानना है कि हमारे देश का नाम भारत ऋग्वेद के भरत कबीले के आधार पर पड़ा। दूसरा, अगर इसमें थ्योरी देखोगे आप
पुराणों के अनुसार पुराणों में आपने कहानी सुनी होगी दुष्यंत और शकुंतला की। दुष्यंत जो कि कुरु राजा हैं, कौरव के पूर्वज हैं। शकुंतला ऋषि कण्व की पुत्री है। ये ऋषि कण्व वही है जिनका ऋग्वेद में उल्लेख है। एक जगह पे उनके लिए एक श्लोक है कि एक बार ऋषि कण्व सोमरस का पान कर लेते हैं और सोमरस को पान करने के बाद वो कुछ कहते हैं, वो उस तरीके से कहते हैं कि आज जब मैंने सोमरस पान किया है तो मुझे ऐसी अनुभूति होती है जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूं। तो उन्हीं ऋषि कण्व की पुत्री है कौन? शकुंतला। याद रखना, दुष्यंत कौन है? कौरवों के वंशज हैं, एंसेस्टर हैं उनके। और दूसरी है शकुंतला जो कि ऋषि कण्व की पुत्री है। कहते हैं कि एक बार दुष्यंत शिकार खेलते हुए वन में चले जाते हैं और एक मृग पे अपने तीर से वार करते हैं। मृग घायल होकर थोड़े आगे बढ़ता है जहां पे शकुंतला कुछ जानवरों से लाड़ो प्यार कर रही होती है। जब शकुंतला ने उस हिरण की ऐसी स्थिति देखी तो वो बहुत ही ज्यादा द्रवित हो उठी। तब तक वहां पर दुष्यंत पहुंचते हैं, कहते हैं ये मेरा शिकार है। शकुंतला कहते हैं कैसे क्षत्रिय हो आप? क्षत्रियों का तो पहला कर्तव्य ही यह है कि जीव मात्र की प्राणों की रक्षा करना। आप आपको किस प्रकार से राजा एवं क्षत्रिय कह सकते हैं? शकुंतला की ऐसी बातें सुन दुष्यंत शकुंतला पे मोहित हो उठे। कहते हैं कालांतर में इनकी विवाह हुआ और इनसे जो पुत्र हुआ जिसका नाम था भरत। इतिहासकारों का मानना है कि इसी भरत का नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ये जो भरत है बड़ा ही शूरवीर बालक था। कहते हैं इसकी बाल्य अवस्था में ये सिंहों के साथ खेला करता था, क्रीड़ा करता था। सिंहों का इस तरीके में मुंह फाड़ के उनके दांत गिल लिया करता था। तो बड़ा ही ओजस्वी बालक था ये। तो इसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। उसके बाद अगर आप देखोगे एक मान्यता यह भी है, अगर आप जैन ग्रंथ देखोगे आप तो जैन ग्रंथ में बताया गया है, कहते सबको पता हुआ जैन ग्रंथ में 24 तीर्थंकर हैं। 24 तीर्थंकर। अब ये तीर्थंकर क्या होते हैं, कौन कौन रहे हैं, सबके बारे में जब हम जैन धर्म पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। अभी सिर्फ इन शॉर्ट इतना समझ लीजिए, इनके 24 तीर्थंकर में जो प्रथम तीर्थंकर हैं उनका नाम है ऋषभदेव। इन ऋषभदेव के दो पुत्र थे, भरत जो कि ज्येष्ठ पुत्र था, सेकंड वन इज बाहुबली। ये अमरेंद्र बाहुबली नहीं है साहब, ये ऋषभदेव का बाहुबली है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज भारत की जो सबसे ऊंची स्टेचू है वो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, सरदार पटेल की है। कहां पर है तो याद रखना, केवड़िया गुजरात। कभी कभी इसकी ऊंचाई भी पूछ लेते हैं तो याद रखना 182 मीटर। अगर कभी इसका वास्तुकार पूछ लिया जाए, इसका चीफ इंजीनियर पूछ लिया जाए तो बता देना आरवी सुतार। आरवी सुतार साहब। अभी तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भारत एवं विश्व की सबसे ऊंची स्टेच्यू है, लेकिन स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से पहले अगर पूछ लिया जाए तो भारत की सर्वाधिक ऊंची मूर्ति किसकी थी तो सबको पता होगा, गोमतेश्वर, स्टेच्यू ऑफ गोमतेश्वर।
लगभग 17.5 मीटर इसकी हाइट है। और ये जो स्टेच्यू ऑफ गोमतेश्वर है ये इन्हीं भगवान बाहुबली की मूर्ति है। ये कायोत्सर्ग मुद्रा में है। जैन और बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो इनमें विभिन्न मुद्राओं का अध्ययन भी करेंगे। कायोत्सर्ग मुद्रा अर्थात इस तरीके से मुद्रा, और शरीर को एक वेल इस तरीके से लपेट लेती है। कहते हैं कि जब भगवान बाहुबली संन्यास धारण करते हैं तो 1 वर्ष तक श्रवणबेल गोला में जो है कुछ इस तरीके से खड़े रहते हैं, तो उनको लताएं वेल उनको जो है चारों तरफ से घेर लेती है, और उनकी इसी मुद्रा को जो है पत्थर में आकर रूप दिया गया है, जिसे हम कहते हैं कायोत्सर्ग मुद्रा। अच्छा प्रश्न है, अगर कभी पूछ लिया जाए कि गोमतेश्वर की मूर्ति किस मुद्रा में है तो बता देना कायोत्सर्ग मुद्रा। क्या है? कायोत्सर्ग मुद्रा। कायोत्सर्ग। अब साहब कभी पूछ लिया जाए कि गोमतेश्वर की जो मूर्ति है बनवाई किसने है, तो याद रखना चामुंड राय। चामुंड राय ये गंगवंश था कर्नाटक में, याद रखना। गंगवंश का ये कौन था? मंत्री था चामुंड राय। इसी ने कहीं ना कहीं भगवान बाहुबली की मूर्ति बनवाई जिसका नाम रखा गोमतेश्वर। हर 12 वर्ष वार्षिक गोमतेश्वर पर महामस्ताभिषेक होता है। और मैं बता दूं ये जो मूर्ति है कहां है? कर्नाटक। कर्नाटक में भी एक जगह है श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला ये वही श्रवणबेलगोला है जहां मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य संलिग्न विधि द्वारा अपनी देह त्याग करता है। तो छोटे जो ऋषभदेव के पुत्र थे वो बाहुबली थे। इतना सारा कुछ एंट्री हमने बता दिया। क्या क्या? इन्हीं का नाम गोमतेश्वर है। जिस मुद्रा में ये मूर्ति है वो कायोत्सर्ग मुद्रा है। लगभग 17.5 मीटर इसकी ऊंचाई है ना। और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। इसको बनवाए चामुंड राय ने था जो गंगवंश का मंत्री था। अब अगर इनके ज्येष्ठ पुत्र भरत की बात की जाए तो जैन ग्रंथ कहते हैं, जैनियों का ऐसा मानना है कि देश का नाम भारतवर्ष ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। तो साहब हमने 3 कल्पनाएं देख ली। पहली कौन सी थी? ऋग्वेद की माने तो ऋग्वेद के तो जो जनता भरत कबीला उसके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। पुराणों की माने तो दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और अगर वही जैनियों की माने तो उनका मानना है कि ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अगर आप विष्णु पुराण की बात करोगे, विष्णु पुराण उसमें भी भारत की अवस्थिति कुछ इस तरीके से बताई जाती है। उसमें एक श्लोक है, उत्तरम यथा समुद्रस्य हिमोद्रेफचैव दक्षिणम बर्फम तद भारता नाम भारती यत्र संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर में अगर आप स्थिति देखोगे भारत की, अगर इसे भारत मान लिया जाए तो नीचे समुद्र है, हिंद महासागर है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, यानी कि दक्षिण में तो समुद्र है। हिमोद्रेफचैव दक्षिणम यानी कि हिमालय के दक्षिण में, यहां पर अगर आप देखोगे तो हिमालय है। और उन दोनों के मध्य में जो बर्फ है, जो क्षेत्र है, बर्फम तद भारता, उस क्षेत्र को हम भारत कहते हैं। और उस क्षेत्र में रहने वाली जनता को हम भारतीय कहते हैं। अर्थात भरत की संतान भारती। तो ये तीनों कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए। पहला था ऋग्वेद के अनुसार, दूसरा था पुराणों के अनुसार, और तीसरा था जैन ग्रंथ। और विष्णु पुराण में भी एक छोटा सा श्लोक दिया जो आपके कोई मतलब का नहीं है। बस ये कुछ चीजें हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको बहुत जगह मिल जाएगा कि हमारे देश का नाम इंडिया, अगर इसे भारत मान लिया जाए तो भारत के उत्तर में यहां पे तिब्बत का पठार है, चाइना में।
यहां पर एक जगह है राक्षस ताल मानसरोवर, जहां से एक नदी निकलती है, J&K होते हुए पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। मैं आपको बाय मैप समझाता हूं इसको थोड़ा। देखिए साहब, मैप क्लियर दिख रहा है? यहां पर कहीं अपना तिब्बत का पठार है, समझना थोड़ा। यहां से एक नदी निकलती है सिंधु नदी, जो J&K जम्मू कश्मीर पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। जैसा कि जानते हैं हम, प्राचीन काल पर बड़े स्तर पर नावों का विकास नहीं हुआ था, पानी के जहाजों का विकास नहीं हुआ था। भारत में इंटर होने का एकमात्र रास्ता था उत्तर पश्चिमी सीमा, यानी कि ये वाली सीमा, क्योंकि इधर की साइड देखोगे तो हिमालय है, जिसमें बड़ी ही ऊंची ऊंची चोटियां हैं। तो कोई भी देश अगर भारत पे आक्रमण करना चाहे तो हिमालय के रास्ते से तत्कालीन समय में नामुमकिन था। अगर बात आप इधर से करोगे तो समुद्र है, इधर से करोगे तो समुद्र है, और इधर बहुत छोटे छोटे देश थे, और म्यांमार, श्यामा, बर्मा, थाईलैंड तक तो स्वयं भारत का राज्य था। तो एकमात्र असुरक्षित जो जगह बची थी वो थी हमारी उत्तर पश्चिमी सीमा। और हुआ भी बिल्कुल यूं। होता क्या है साहब, जब यूनानी, जिन्हें इंग्लिश में हम ग्रीक बोलते हैं, भारत पर आक्रमण करने आते हैं, तो सबसे पहले एक नदी देखते हैं, क्योंकि भारत में इंटर करने के लिए सिंधु नदी सबसे पहले पड़े तत्कालीन भारत में। 1947 के बाद पाकिस्तान अलग हुआ है, उससे पहले तो भारत में ही था, पाकिस्तान अफगानिस्तान का एरिया। तो आते हैं तो सिंधु नदी को उन्होंने एक नाम दिया, इंडस रिवर। आप जानते होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम क्या बोलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु नदी को उन्होंने बोला इंडस, और सिंधु नदी के पार के एरिया को बोला इंडिया, और इस इंडिया में रहने वाले लोगों को बोला इंडियन। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि भारत को इंडिया शब्द, इंडिया नाम किसने दिया, तो याद रखना किसने? यूनानी, ग्रीक्स ने दिया। कारण सिंधु नदी को उन्होंने इंडस बोला, और इंडस के पार के स्थान को उन्होंने इंडिया बोला, और वहां पर रहने वाले लोगों को इंडियंस बोला। इसके बाद अगर आप सेकंड कंसेप्ट देखोगे, तो वो है हिंदुस्तान। मिडाइवल, मध्यकालीन अगर भारतीय इतिहास आप पढ़ोगे, जो अरबी हैं, जो फारसी हैं, जो तुर्किश हैं, वो सब भारत को एक नाम देते हैं, हिंदुस्तान। फिर वही कंसेप्ट, यहां पर तिब्बत का पठार, एक नदी निकलती है सिंधु और पाकिस्तान होते हुए अरब की खाड़ी, अरब सागर में गिर जाती है। पहली बार जब ईरानी लोग, याद रखना कौन? ईरानी, ये वो ईरानी मुस्लिम्स नहीं है, याद रखना। आज से हजारों साल पहले कभी ईरान एक फारसी, एक अलग धर्म था, जैसे आज आपको भारत में देखने के लिए मिल जाएंगे स्मृति ईरानी, बाटली वाला, दारू वाला, ये जितने भी सरनेम्स हैं ये पारसी लोग हैं। कालांतर में मुस्लिमों ने इन पर आक्रमण किया, अपने धर्म, अपने प्राण को बचाते हुए भारत की ओर आए, अरब सागर होते हुए। तत्काल गुजरात में विक्रमादित्य षष्ठ, जो चालुक्य वंशी राजा थे, उन्होंने इनको आश्रय दिया। तब जाके कहीं पारसी लोग भारत में सुरक्षित बचे। आज अगर आप विश्व में देखोगे तो ना के बराबर ये लोग हैं, भारत में कुछ संख्या में आपको मिल जाएंगे, है ना। तो याद रखना, जब ईरानी लोग भारत पर आक्रमण करने आए तो इन्होंने सिंधु नदी को, ये नदी कौन सी है? सिंधु। अब साहब थोड़ा सा समझना, अगर आप जब आप फारसी भाषा पढ़ेंगे, फारसी यानी कि ईरानी भाषा,
तो फारसी भाषा में फा को अक्सर हा कहा जाता है। और ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, उसके दो एविडेंस हैं। दो फारसी ग्रंथ हैं, महरे याफ्त और यासना। ये दो फारसी पुस्तक हैं, दो फारसी ग्रंथ हैं, महरे याफ्त और यासना। इसमें सप्त सिंधु को हप्त हिंदू कहा है। किसको? सप्त सिंधु को। सप्त सिंधु को क्या बोला है? हप्त हिंदू। और बहुत सी जगह उन्होंने सा को हा प्रोनाउंस किया है, जिससे यह बात प्रमाणित होती है कि फारसी भाषा में सा का उच्चारण क्या है? हा है। तो जब ये सिंधु नदी मिली तो साहब इन्होंने सिंधु को सिंधु ना बोलकर बोल दिया क्या? हिंदू नदी। सिंधु नदी को क्या बोल दिया? हिंदू नदी। और सिंधु नदी यानी कि हिंदू नदी के पार के स्थान को बोल दिया इन्होंने क्या? हिंदुस्तान। तो कभी भी प्रश्न अगर बने कि भारत को हिंदुस्तान के लोगों ने नाम दिया, तो याद रखना ईरानी हो जाएंगे। अरबी भी दिया होगा, बहुत सारे ऑप्शंस दिए होंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ईरानी, जिस प्रकार से भारत को इंडिया किसने बोला? यूनानियों ने। उसी प्रकार से भारत को हिंदुस्तान बोला ईरानियों ने। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। और हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को उन्होंने क्या बोल दिया? हिंदू बोल दिया। हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू तो विदेशियों द्वारा नाम दिया गया है जो हिंदुस्तान में रहते थे लोग। हमारा धर्म तो सत्य सनातन है, जो चिरकाल से है। सत्य सनातन थार्थ सबको, सत्यता को समाहित कर ले जो खुद में, वो क्या है? सत्य सनातन धर्म है, जो सृष्टि के आरंभ से ही इस पृथ्वी पर उपस्थित है, वो सत्य सनातन है। तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, याद रखना। हिंदू एक शब्दावली है जो हमको फारसियों या ईरानियों ने दी है। ठीक है, हम भारत का कंसेप्ट देख चुके हैं। उसके बाद हमने हिंदुस्तान का देखा, इंडिया का देखा। एक और कंसेप्ट है आर्यवर्त। अगर आपने रामायण या महाभारत देखी होगी तो बहुत सी जगह आपको देखने को मिल जाएगा आर्य शब्द। स्त्रियां जनरली प्राचीन टाइम पे अपने पतियों को आर्य कहती थी। स्त्रियां अपने हस्बैंड को क्या बोलती थी? आर्य बोलती थी। सीन ऐसा है विदेशियों के अगर माने तो विदेशी ऐसा कहते हैं कि जो हम लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, जो सनातनी हैं, वो विदेशी हैं, वो आर्य हैं। उनका कंसेप्ट है कि आर्य मध्य एशिया से। कहां से? मध्य एशिया से भारत में आते हैं और पहले वो जिस क्षेत्र में बसते हैं और बसने के बाद अतिरिक्त जितना क्षेत्र में वो प्रसार करते हैं, वो क्षेत्र आर्यवर्त कहलाया। क्या? आर्यवर्त कहलाया। उनका कहना है कि कालांतर में आर्यों ने तत्कालीन भारतीय जनों पे डोमिनेंसी पाई, यानी कि उनको दबा दिया और संपूर्ण क्षेत्र का नाम क्या रख दिया? आर्यवर्त रख दिया। तो ऐसा किनका मानना है? विदेशियों का। मैं नहीं मानता। कोई भी बाहर का व्यक्ति आके आपको ये बता दे साहब ये आपका घर नहीं है, तो क्या आप मान लोगे? अरे एक व्यक्ति है मैक्स मूलर, नाम सुना होगा आपने। मैक्स मूलर जर्मन मूल का है लेकिन ब्रिटिश नागरिक है।
ब्रिटिश नागरिक है। जैसे कोई भारतीय मूल का व्यक्ति अमेरिका में नागरिकता ले ले, इसी तरीके से इसका मूल भले ही जर्मन है लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटिशों के साथ ये भारत में आया। इसने काफी हद तक हमारे जो है भारत के इतिहास पर रिसर्च करी है। द सीक्रेट ऑफ ईस्ट की एक पुस्तक है। ये बताता है कि आर्य तो कभी भारत के थे ही नहीं, ये तो हमारी तरह अर्थात अंग्रेजों की तरह ये भी विदेश से आए हैं, यानी कि ये भी विदेशी है। और उसके पीछे का सिर्फ एक उद्देश्य था कि भारतीयों के मन में एक हीन भावना तैयार करना, जिससे वो इन विदेशियों को, वो इन अंग्रेजों को अपनी तरह मानकर उनको यहां पर एडजस्ट होने दे। तो ये सिर्फ एक षड्यंत्र था, मैं ऐसा मानता नहीं। आर्य जनरली अगर आप देखोगे हजारों साल में संस्कृति है, और ये सब कब आए हैं? 19वीं शताब्दी, 18वीं 19वीं शताब्दी में। ये आके हमको बता देते हैं कि साहब आप भारत से हो, मतलब कोई आज 4 दिन का व्यक्ति आए वो बता दे 100 साल रहने वाले व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि नहीं आप यहां तो रहते ही नहीं थे, तो कैसे पॉसिबल है? तो आर्यवर्त का कंसेप्ट क्या? जो वर्तार्थ घेरा, जिस क्षेत्र में आर्य रहते हैं उस क्षेत्र को बोलते हैं आर्यावर्त। वर्त का मतलब होता है घेरा, सर्कल। उसके बाद एक और आपको नाम मिलेगा जम्बूद्वीप। आप जब कभी बौद्ध ग्रंथ उठाएंगे या कभी अशोक के अभिलेखों को देखेंगे तो बहुत सी जगह भारत के लिए जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग किया है। अगर किसी ने रामायण देखी हो तो लवकुश जब लास्ट में रामायण राम भगवान की राजसभा में गीत गाते हैं कि भरत खंडे जम्बूद्वीपे विख्यात अयोध्या नगरी नाम की, तो साहब ये जम्बूद्वीप भी कहीं ना कहीं हमारे भारत का नाम रहा है। जम्बू नामक वृक्ष, जिसे आज हम जामुन का वृक्ष भी कहता है कि जो फल होता है, तो जम्बू नामक वृक्ष की अधिकता के कारण प्राचीन काल में हमारे देश को जम्बूद्वीप कहते थे, अर्थात ऐसा द्वीप जहां पे जम्बू वृक्ष की अधिकता। उसके साथ साथ जब आप चीनी यात्री देखेंगे जिसमें आपका चाहे फिर हैंडसांग हो, सब पढ़ेंगे इनके बारे में भी, सिर्फ समझ लिए, या फाइयान हो, इतसिंग हो, ये सारे के सारे, माओलिन हो, कोई भी हो, ये सारे के सारे हमारे भारतवर्ष को एक नाम दे रहे हैं इंतु। क्या कह रहे हैं? इंतु। तो आज हमने भारत के पीछे का जितने भी इतिहास, उनके नाम के पीछे का जितना भी इतिहास था वो आज देख लिया कि हमारे देश को भारत क्यों कह रहे हैं, हमारे देश को आर्यवर्त क्यों कह रहे हैं, हमारे देश को हिंदुस्तान, इंडिया, जम्बूद्वीप, इंतु क्यों कह रहे हैं। ये सारी चीजें आज हमने देख ली। इसके साथ कल हम इतिहास का विभाजन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे, आदि ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे, ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे, और उनसे जितने भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको कंप्लीट करेंगे। भरोसा रखिए, साथ बनाए रखिए। हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे आपको आपके एग्जाम के पास तक ले जाने के लिए। कल से आपको उत्थान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको सारा का सारा सिलेबस 3 महीने के अंतर्गत कंप्लीट करा के देंगे विथ रिवीजन, और उसके बाद अगले 2 महीने में आपको ऑब्जेक्टिव्स कराएंगे, जिसके अंतर्गत तत्कालीन जो चाहे फिर आपका झारखंड पीएससी हो, छत्तीसगढ़ पीएससी हो, हिमाचल पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, इसमें तत्कालीन जितने भी अगर कोई क्वेश्चन पूछे गए, सीडीएस हो, एनडीए हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, वो सारे क्वेश्चन आपको कवर करवाएंगे। साथ ही साथ आपकी घटना चक्र हो, लूसेंट हो, और अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी कराएंगे। इसके साथ साथ आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कथन का,
कि बताइए साहब ये किसका कथन है। हम हर टॉपिक के साथ उससे संबंधित कथनों को भी कंप्लीट कराएंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, नमस्कार।